class. This is the lecture for class 11th, and as you know, we are studying the structure of atom. In today's lecture, we will start with Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. We are going to talk about this model जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था. ठीक है, आज हम इसको फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 9th से थोड़ा सा एडवांस्ड होगा. क्लास 9th में हमने पहले शुरू किया कहां से? जे थॉमसन के मॉडल से, जिसने कंपेयर किया एटम के स्ट्रक्चर को किससे? वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से. फिर हमने क्या किया? हमने एक और मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का. रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो काफी हद तक ठीक था, एंड रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave us the idea of nucleus. He said that all the positive charge of the atom is centered at nucleus, कि वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा, and the electron revolve around that nucleus. But रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो सक्सेसफुल तो था, but it has some drawbacks or limitations of Rutherford. Drawbacks of Rutherford's मॉडल. ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी? सबसे पहली जो ड्रॉबैक थी, दैट वाज इट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, inability to explain the stability of atom. Rutherford was not able to answer this question, why atoms are stable. Rutherford क्या कह रहा था? Rutherford कह रहा था कि nucleus is at the center and electron revolve this nucleus. बट इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज्ड पार्टिकल है, और जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? एक्सेलरेट करता है. सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेट करता है. या अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं समझ आता तो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करता रहेगा, एंड देयर विल बी अ डे जब वो आकर कहाँ टक्कर मार सकता है? न्यूक्लियस पर टक्कर मार सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं करता. अब वो ऐसा क्यों नहीं करता? इस बात का जवाब जो है रदरफोर्ड के पास नहीं था. मींस रदरफोर्ड कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्ट्राइक द न्यूक्लियस. ठीक है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो लगातार एनर्जी लूज करता रहता है. मैंने जब ये चीज समझाई थी तो आपको कहा था कि आप रेसिंग ट्रैक पर खड़े हैं, जब पहला चक्कर मारेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा चक्कर मारेंगे तो लगातार आपकी बॉडी में से एनर्जी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी. अल्टीमेटली देयर विल बी अ मोमेंट जब आप थक के रुक जाएंगे. तो यही केस इलेक्ट्रॉन के साथ भी है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर मारता है तो वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराता. इस बात का जवाब ये नहीं दे पाया था. इसके बाद सेकंड जो ड्रॉबैक थी, दैट वाज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये रदरफोर्ड जो है हमें इस बात का भी जवाब नहीं दे पाया था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम आखिरकार बनता क्यों है. Why there is formation of this line spectrum. ठीक है, अब हमें पता है ना कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पर रेडिएशन फॉल कराते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, लेकिन जब वो न्यूक्लियस से दूर जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता, और जब वो वापस आता है तो उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग
जो है आपके पास स्पेक्ट्रम में लाइंस बन जाती हैं, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजिशन। अब इस बात को जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बाद जो है बोहर आया, और बोहर का जो मॉडल ऑफ एटम है, देयर आर सम पोस्टुलेट्स के बोहर ने मॉडल ऑफ एटम को लेकर क्या क्या बातें मानी, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और हम कौन सा एटम स्टडी करने वाले हैं, हाइड्रोजन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली जो पोस्टुलेट था वो था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर, के पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन revolve around that positive charge। और सेंटर का नाम सबको पता है क्या होता है, we call it as न्यूक्लियस, ठीक है। ये वही बात है जो रदरफोर्ड ने कही थी, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने एक बात इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि हम ये मानते थे कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं। लेकिन जो था बोहर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, उसकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। यानी कि एनर्जी of electron revolving in any orbit is fixed, means it does not change, ये चेंज नहीं करती, ठीक है। इसी को उसने क्या कहा था, डिस्क्रिएट एनर्जी ऑर्बिटल्स। और जो डिस्क्रिएट एनर्जी ऑर्बिटल्स है, इट मींस ही गेव द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है, कि उनकी एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। और आपको याद होगा क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो के एल एम एन एंड सो ऑन, के फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या होगा के, सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या होगा पी, सॉरी एल, थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का नाम होगा आपके पास एम, फिर एन और सो ऑन, ठीक है। लेकिन उसने एक बात कह तो दी कि एनर्जी क्या है, फिक्स है। लेकिन बोहर की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे ज्यादा फायदा था हमें, वो इस बात को लेकर था कि वो एनर्जी कितनी है, उसके लिए उसने हमें एक फॉर्मूला दिया। और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, ई एन, एन सबस्क्रिप्ट मतलब मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो आप 1 पुट कर दोगे, सेकंड की निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। यानी कि जोन से भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है वो ही एन की वैल्यू हो जाएगी। और ये फॉर्मूला क्या था, दैट फॉर्मूला वाज -2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो पाई तो आप सबको पता है, मैथमेटिकल है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14। m क्या होता है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। e क्या होता है, E is the charge on electron, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसकी भी वैल्यू सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, के फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, या कौन सा ऑर्बिट है। h क्या होता है, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप सबको पता है। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दे, अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ एम, ई की वैल्यू आप पुट कर देते हैं और एच की वैल्यू को आप पुट कर देते हैं, तो ये जो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा, वो आएगा ई एन इज इक्वल टू -21.8 into 10 raised to the power -19 divided by n square। ठीक है, और यहां पर जो यूनिट आती है वो क्या आती है, दैट इज योर जूल पर एटम, दिस इज योर जूल पर एटम। लेकिन अगर मान लो जैसे आपके पास होती है, लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही एनर्जी को मेजर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जूल पर एटम। ऐसे ही एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप वैल्यू पुट करें तो इसी को सॉल्व कर आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट, एंड पर एटम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। ठीक है, जैसे आपको पता है ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतने जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर मान लो आप इसको एक और टर्म्स में एक्सटेंड करते, और वो क्या होती आपके पास, वो होती आपके पास क्या, कि इसी को हम लोग यूज करते हैं 1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और किलो जूल पर मोल। तो सबसे आसान तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मूला इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये वैल्यू इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। सेकंड वैल्यू यानी कि 13.6 भी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैल्यू यूज होती है वो कौन सी है, वो है 1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर एक बात और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और वो क्या बात है कि देखो आपने यहां पर लिखा कि पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, लेकिन क्या हाइड्रोजन एटम को लेके आप स्टडी कर रहे हो। किसको लेके स्टडी कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम को। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता तो यहां पर एक और चीज आती, और वो क्या आती, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर का ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। यानी कि दिस वैल्यू इज फॉर एच एटम, ये किसके लिए वैल्यू है, एच एटम के लिए वैल्यू है। अगर एच एटम के अलावा कुछ और हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल, यानी कि अदर देन एच। हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और है, ठीक है, आई शो यू कि ये वैल्यू है क्या, 1312 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर मान लो आप एन की जगह वैल्यू पुट कर दें, और एन की जगह क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं आप, एन की जगह मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं पहले 1। ठीक है, एन की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा, मैं एन पुट करूंगा, फिर एन की जगह 2 पुट करूंगा, तो मेरे पास जो E1 आता है, E1 वो कितनी आ जाएगी, 1312 किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए हुआ,
हाइड्रोजन एटम के लिए मैं कर रहा हूँ। क्यों हाइड्रोजन ही लेके चल रहा हूँ? क्योंकि वो मुझे स्टडी करना मेरे लिए सबसे आसान है। अगर आप यहाँ पर n की जगह 2 पुट करें, n की जगह पुट करें 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? E2 की वैल्यू आ जाएगी 328 किलो जूल पर मोल। और डोंट फॉरगेट टू पुट द साइन माइनस हियर। अगर आप n की जगह 3 पुट करें, वो कितना आएगा? वो आएगा -145। ठीक है, आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.8 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि मैं यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको अभी बताने वाला हूं। उसके लिए मैं E4 और पुट कर लेता हूं। E4 की वैल्यू कितनी आती है? -82। मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर मैं n की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। और E5 की वैल्यू कितनी आएगी? E5 की वैल्यू आ जाएगी -52.5। -52.5। आप वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप यू विल कम टू दिस रिलेशन ओनली। अगर आप देखो यहाँ पर गैप की बात करूं कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 984 किलो जूल का है। यू कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट किया मैंने इसमें से 328 में से 1312 को माइनस कर दिया, तो 984 किलो जूल आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप इन दोनों के बीच में E2 और E3 के बीच एनर्जी गैप निकालें, तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपके पास 182। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप निकालता, तो ये कितना आता? ये आता मेरे पास 63.8। और इन दोनों के बीच में गैप निकालता, तो ये गैप कितना आता? 29.5। कुछ समझे? देखो क्या समझना था यहाँ, कि इस एक्सिस पर मैं क्या लिखूंगा? एनर्जी। ऊपर की तरफ जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी। अगर मान लेते हैं दिस इज द एनर्जी ऑफ E1, तो E2 के बीच में ये जो गैप होगा वो कितने किलो जूल का होगा? 984। कितने का होगा? 984 किलो जूल पर मोल का ये गैप होने वाला है। लेकिन अगर आप E3 और E2 के बीच में गैप देखें, तो वो 984 से घट के कितना हो गया? 182.2। यानी कि वो हो गया जी, दिस इज द E3। ये गैप कितना हो गया? 182.2। और अगर आप E4 देखेंगे तो वो गैप और कम हो जाएगा। यानी कि E4 के और E3 के बीच में गैप कितना आ गया? 63.8। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, एनर्जी का गैप लगातार क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ठीक है, इससे अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? अरे भाई, फर्क तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात थी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी, कि यहां से यहां जब आएंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 63.8। ठीक है, 63.8 एच सी ओवर लेमडा, या लेमडा में निकालता तो क्या आता? एच सी ओवर 63.8। क्या कर रहा हूं मैं? ये आपको अभी समझ आएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखें फिर से कि इन दोनों के बीच में गैप कितना था? 63.8 की एनर्जी मैंने पुट करी एच सी ओवर लेमडा, मतलब यहां से वेवलेंथ कितनी निकलेगी? एच सी ओवर 63 अगर आप जो है E2 से E3 से E2 में जंप करते तो कितना लेमडा निकलता? एच सी ओवर 182.2। ठीक है, मतलब कि ये जो गैप है, अगर ये गैप की एनर्जी कम होती गई, यहाँ पर 63.8 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर आप 182.2 से करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। यानी कि ये जो गैप है वो जितना कम होगा, जब रेडिएशन वापस जंप करेगी तो वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा आती रहेगी। क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, तो बोहर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। और क्या बात बताई? बोहर ने हमें 9th क्लास में सिखा दिया था कि डिस्क्रिएट एनर्जी ऑर्बिटल, लेकिन उस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी? ये कौन सिखा रहा है? क्लास 11th सिखा रही है। क्लास 11th ने मुझे क्या सिखा दिया? मुझे सिखा दिया कि भाई एनर्जी की वैल्यू हर बार कितनी आएगी? -1312 Z²
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चलिए आगे चलें, देखें। अब हमें कुछ कुछ चीजें एटम के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? यू विल सून कम टू नो। आगे चल रहे हैं हम। देखिए, उसने एनर्जी दी कि जब कहीं चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, तो ध्यान से देखना। न्यूक्लियस and this electron is revolving around the nucleus। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? En is equal to -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाई Z किलो जूल पर मोल। ये क्या आ गई? उसकी एनर्जी आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी उसकी क्या होगी? एक रेडियस भी होनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसकी क्या होगी? एक रेडियस होगी। और वो रेडियाई क्या होगी? दैट रेडियाई यानी कि रेडियाई ऑफ एनी ऑर्बिट। ठीक है, वो कितनी रेडियाई के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई n स्क्वायर। हेयर ए नॉट हैज अ फिक्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू कितनी आती है? दैट वैल्यू इज 52.9 पिकोमीटर। यानी कि अगर आपको कोई भी शेल दे रखा है, कोई भी ऑर्बिट दे रखा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये क्या आएगा? 52.9। ठीक है, n स्क्वायर पुट करो, n इज इक्वल टू 1, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगी? 52.9 नैनोमीटर। आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, आई डोंट माइंड दैट। ठीक है, तो ये रेडियस कितनी हो गई? 52.9। लेकिन सेकंड ऑर्बिट भी तो हो सकता है, उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस होगी? उसकी न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस होगी? तो n की वैल्यू क्या पुट करो? 2 पुट करो, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी? 52.9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट ऑर्बिट से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, as the orbit increases, the size or the distance of electron from nucleus, that also increases। कि वो क्या करती रहेगी? लगातार बड़ी होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर अच्छा, ये तो किसके लिए हुआ? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई हो, ठीक है, रेडियाई ऑफ एनी एटम अदर देन हाइड्रोजन। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि किसको स्टडी किया था? हाइड्रोजन को स्टडी किया था, तो हाइड्रोजन के अलावा जो चीज होगी उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो Rn इज इक्वल टू ए नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। हियर z इज योर एटॉमिक नंबर। z क्या होगा? z होगा आपके पास एटॉमिक नंबर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। Rn। अच्छा, क्या ए नोट की वैल्यू यहां पर भी सेम होगी? आंसर इज यस। जो वैल्यू पहले थी, कितनी थी? 52.9 पिकोमीटर, उतनी ही वैल्यू अब भी होगी। तो वैल्यू ऑफ ए नोट इज गोइंग टू बी सेम अगेन, और वो वैल्यू कितनी आएगी? दैट वैल्यू विल बी योर 52.9 पिकोमीटर। चलिए आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यानी कि
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, एनर्जी बता दी उसने इलेक्ट्रॉन की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, उसने रेडियस बता दी कि कितनी डिस्टेंस पे चक्कर लगा रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocities of electron in any orbit, कि किसी भी ऑर्बिट में चक्कर मारते हुए उसकी एनर्जी सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एन इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय जेड एंड डिवाइड बाय एन। Z फिर से क्या है, एटॉमिक नंबर है, N क्या है, वो शेल है कि पहले शेल में चक्कर लगा रहा है, दूसरे शेल में चक्कर लगा रहा है या तीसरे शेल में चक्कर लगा रहा है। इससे आगे आए आप कि इससे आगे हम कहते हैं कि भाई V नॉट और A नॉट, क्या V नॉट की वैल्यू A नॉट की तरह कुछ फिक्स वैल्यू होती है? आंसर इज करेक्ट कि V नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। तो वो कितनी होती है, V नॉट इज इक्वल टू 2.188। 2 मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is the value of velocity of the electron when it revolve around the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड जब वो रोटेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब हम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, इट वाज क्वाइट इजी। देखें, उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि उसने हमें एनर्जीज बता दी, उसने हमें जो है वेलोसिटी बता दी, उसने हमें जो है डिस्टेंस बता दी। अब ऐसे ही उसने एक और बात कही थी, और ये कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट पोस्टुलेट दिस इज कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in the orbits having fixed angular momentum। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है कि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उस टाइम पर उसकी बॉडी में उस टाइम उसकी बॉडी में जितना मोशन होगा, दैट मोशन इज नोन एज इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, उसका फिक्स होता है। एनर्जी भी फिक्स होती है और मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को फिजिक्स वाले टीचर्स मेजर करते हैं MVR, और उसका फॉर्मूला क्या है, NH/2 पाई। एन इज द, फिर से वही आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी होगा। एच की वैल्यू क्या होती है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एज इट इज पाई मैथमेटिकल वैल्यू आएगी 3.14। ठीक है, तो मतलब एनर्जी भी क्या हो गई, फिक्स हो गई, और मोमेंटम भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। देखें, अब मेरे पास जो पॉइंट है, वैसे तो बुक कहती है कि हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्या बात करते हैं, देखें कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंचाना है। ठीक है, फर्स्ट से उठाकर कहां पहुंचाना है, सेकंड के अंदर पहुंचाना है। फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या है, E1, सेकंड में उसकी एनर्जी क्या होगी, E2। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि उसको अगर आपको प्रमोट करना है तो यहां से आप क्या करोगे, रेडिएशन को फॉल कराओगे। रेडिएशन फॉल कराते इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये उठ के कहां चला जाएगा,
आगे चला जाएगा। जैसे ही ये आगे जाएगा वहां पर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, इट विल कम बैक। व्हेन इट विल कम बैक तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिमूव करेगा, और दैट एनर्जी डेल्टा ई विल इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, समझ आए मेरी बात। जैसे फिर से इमेजिनरी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसकी कितनी है 5 किलो जूल, इसकी कितनी है 7 किलो जूल, कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, सेकंड की एनर्जी कितनी 7, फर्स्ट की एनर्जी कितनी 5, तो उसको कितने किलो जूल की एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी, 2 किलो जूल की एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, कहां पर प्रेजेंट था, फर्स्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और कहां पहुंचा दिया आपने उसको, सेकंड में, तो सेकंड क्या होगा आपके पास, एक्साइटेड स्टेट। जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट, उठा के जहां पहुंचा दिया उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब जब भी वो बाहर, मान लो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो डेल्टा ई 2 किलो जूल की एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी ताकि वो उठकर बाहर चला जाए। लेकिन अगर मान लो बाहर से अंदर आ रहा है तो वो 2 किलो जूल की एनर्जी बाहर फेंकेगा, अपनी एनर्जी कम करेगा ताकि उसकी एनर्जी घट के कितनी हो जाए, जो है 5 किलो जूल हो जाए, और वो कहाँ आ जाए, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ जाए। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट बढ़ेगा, मतलब चेंज करेगा, चाहे वो हायर एनर्जी में जाए या लोअर एनर्जी में आ जाए, तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। और वो एनर्जी कैसे निकालेंगे कि दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास क्या, बोहर का। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ आ रहा होगा कि जो एनर्जी की वैल्यू रखी थी, आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एनर्जी पे साइन क्या रखा है, माइनस रखा है आपने। साइन क्या रखा है, माइनस रखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि साइन माइनस क्यों रखना। तो उसका जवाब सुन के, मान लो आपके पास एक पानी की बोतल है और आपको क्या करना है, उस पानी की बोतल को उठा के रखना है, ठीक है, या अपनी तरफ पकड़ के रखना है, सीधी सीधी बात है, पकड़ के रखना है। लेकिन जब आप पहले पहले पानी की बोतल उठाओगे आपको हल्की सी लगेगी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो आपको भारी लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको पकड़ के रखने के लिए लगातार एनर्जी क्या कर रहेगी, कंज्यूम करेगी, खत्म करती रहेगी, खर्च करती रहेगी। ठीक है, तो वो खर्च करते रहने की वजह से, खर्च करते रहने की वजह से आपकी एनर्जी क्या होती रहेगी, धीरे 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 कम होती रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर होता है, ठीक है, मतलब मान लो बोतल आपसे दूर रखी होती है तो आप तो उसको अट्रैक्ट ही नहीं करा रहे, पकड़ ही नहीं रखी, पकड़ नहीं रखी, तो आपने एनर्जी कितनी खर्च करी, जीरो खर्च करी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी पर हो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी पर होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करवा पा रहा, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट infinity then then nucleus will not be able to attract it। ठीक है, अगर न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट ही नहीं करा पा रहा तो उसको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जीरो खर्च करनी पड़ेगी। यानी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी विल बी जीरो। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज गोइंग टू बी जीरो। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस की तरफ आते जाओगे, डिस्टेंस क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराने के लिए लगातार एनर्जी को कंज्यूम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम साइन क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। मतलब जितने ज्यादा हम न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, साइन उतना ज्यादा क्या होता रहेगा, नेगेटिव होता रहेगा, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती रहेगी। तो ये क्या था, बोहर का मॉडल ऑफ एटम। फायदा, सब चीजें तो बता दी, कितनी एनर्जी है, कितनी दूर है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो सब वैल्यूज बोहर ने हमें बता दी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर बोहर्स मॉडल। अब अगर बात करें
कि यूजफुलनेस क्या है। यूजफुलनेस जो आपकी लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी, किसकी, रदरफोर्ड की, वो यहां पर एक्सप्लेन हो सकती है। यानी कि पहला क्या है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। इसने कहा कि वो एनर्जी एमिट आउट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो एक फिक्स अमाउंट में ही करेगा, यानी कि वो कभी भी स्पाइरल फॉर्म में आके न्यूक्लियस पे टक्कर नहीं मारता। ये किसने कहा, जो है नील बोहर ने कहा। सेकंड उसने कहा कि इट कुड एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो फिर से वो याद आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था, फर्स्ट में था। आप इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये सेकंड में पहुंचेगा, और ज्यादा दे दोगे ये थर्ड में पहुंच जाएगा, और ज्यादा दे दोगे ये फोर्थ में पहुंच जाएगा, और ज्यादा दे दोगे ये फिफ्थ में पहुंच जाएगा। लेकिन फिफ्थ से जब नीचे आएगा, वापस आएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है, स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है, और भी अलग अलग मेथड्स इसके पास अवेलेबल है। और हर एक ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ई होगा। डेल्टा ई होने का मतलब है एक वेवलेंथ बाहर निकलेगी, जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम में एक लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी। तो दिस इज अबाउट योर बोहर्स मॉडल और इसकी यूजफुलनेस। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, सो वी विल टॉक अबाउट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड, एंड आफ्टर दिस व्हेन यू विल सी दिस वीडियो वी विल हैव अ डाउट सेशन आल्सो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।